बोर्ड में एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर आपको एक शब्द में लिखने होते हैं या इसके आंसर आपको एक लाइन में लिखने होते हैं, पूछे जाते हैं अक्सर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अगर इंपॉर्टेंट वाले पता चल जाए तो क्या कहने, तो चले पता करवा देते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो विगत कुछ वर्षों में आपके बोर्ड में पूछा गया है, खासकर उत्तराखंड बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, और एमपी बोर्ड के साथ साथ उत्तर प्रदेश बोर्ड में भी की एग्जाम में भी पूछा जाता है, जिसके आंसर आप वन वर्ड में, इसका नाम रखा गया है वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस, जहां पर आपको आंसर एक शब्द में या एक लाइन में या एक वाक्य में देना होता है। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, उन सब क्वेश्चन के बारे में आज की इस क्लास में बताऊंगा। बेसिकली 50 के आसपास क्वेश्चन मैं तैयार करके लेके आया हूं पूरी इकोनॉमिक्स का, जहां पर आपको आपकी एग्जाम की तैयारी का बेहतरीन मौका मिल जाएगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अर्थशास्त्र के दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है उसको 4 खंडों में बांटा जाता है। धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, विकास संबंधी परिभाषा। तो यहां पर दुर्लभता संबंधी परिभाषा देने वाले थे प्रोफेसर रॉबिन्सन। रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक यानी कि भारत का क्या होता है? ये केंद्रीय बैंक है जिसको नोट निर्गमन का अधिकार है। आंसर क्या लिखेंगे? श्री शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के धन संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई? इससे पहले मैंने बताया था कि इसको दुर्लभता संबंधी, ये धन संबंधी परिभाषा, धन संबंधी परिभाषा देने वाले कौन है? प्रोफेसर एडम स्मिथ। वहीं अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का विज्ञान है, यानी कि आर्थिक कल्याण संबंधी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर मार्शल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र के किस विचारधारा के अंतर्गत परिभाषा दी? जैसे मैंने अभी कहा कि अर्थशास्त्र की विचार परिभाषा 4 अकॉर्डिंग है। यहाँ पर आपने एक धन संबंधी पता कर लिया, आपने दुर्लभता संबंधी पता कर लिया, और आपने थोड़ी देर पहले ही, इससे पहले आपने जो है दूसरा पर, अब बात होती है अर्थशास्त्र के किस विचारधारा के अंतर्गत जो है सैमुअल्सन थे, उनका है विकासवादी विचारधारा। सैमुअल्सन ने विकासवादी विचारधारा के बारे में, और इसी कारण से सैमुअल्सन को बाद में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सभी सिखों का एकमात्र आधार धन है। किसने कहा कि सभी सुखों का एकमात्र आधार धन, मतलब आपको जो सुख चाहिए, आपकी जो भौतिक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति आप केवल धन के माध्यम से कर सकते हैं, और इसको देने वाले थे प्रोफेसर एडम। और यह प्रोफेसर एडम स्मिथ वही है जिनको अर्थशास्त्र के जनक के रूप में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है इनको। आर्थिक मनुष्य की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? आर्थिक मनुष्य की, एक मनुष्य हमेशा आर्थिक गतिविधियों को करता है, वो आर्थिक प्राणी होता है। एडम स्मिथ के अनुसार है ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं? आरबीआई। आरबीआई को कब नेशनलाइज नहीं होता? कब जो है, क्योंकि जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, तो यह एक निजी संस्था थी। बाद में 1949 में उसको राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब उसको सरकारी के अंदर लाया गया, और बाद में उसको देश के सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का सुपर घोषित किया गया। भारत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? भारत की आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी हुई 15 अगस्त 1947 को, और आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को भारत की सरकार के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अपनाया गया, जिसका अर्थ है कि भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों का प्रॉपर विकास होगा। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है? नतोदर होता है। जब आप उत्पादन संभावना वक्र की बात करते हैं, कुछ ये इस प्रकार से होता है। उत्पादन ये होता है मूल बिंदु, नतोदर होने का मतलब होता है, देखो मूल बिंदु की ओर झुका हुआ है, झुका होने का मतलब नतोदर होना। ठीक है, इसको अवनतोदर भी बोला जाता है। ये उत्पादन संभावना वक्र का ही है। शोषण का सरकारीकरण किस अर्थव्यवस्था का दोष है? शोषण का सरकारीकरण मतलब सरकार के द्वारा सॉरी शोषण करना कहाँ होता है? दैट इज समाजवादी। क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक आर्थिक गतिविधियों पर, समाज के संसाधनों पर केंद्रीय सत्ता का अधिकार होता है, केंद्र का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। सरकार अपने हिसाब से समस्त आर्थिक गतिविधियों को चलाती है, इसलिए इसको शोषण का सरकारीकरण कहा जाता है। चुनावों की सूची बनाने वाला वक्र कौन सा है? कौन सा वक्र बताता है कि हम उत्पादन के विभिन्न जो है उपभोग के लिए, उत्पादन के लिए साधनों का चुनाव करेंगे? तो बताता है उत्पादन संभावना वक्र, क्योंकि यहाँ पर किसी भी दो वस्तुओं के निश्चित
सीमित साधनों के आधार पर हमें चुनाव करना होता है कि कौन सा सहयोग हमारा बेटर रहेगा। वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता? वर्ग मतलब किस अर्थव्यवस्था के अंदर वर्ग संघर्ष? जब वर्ग संघर्ष की बात करते हैं मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर अमीर और गरीब के बीच में भेद होता है, संघर्ष की उत्पत्ति होती है, और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो अमीर है अमीर होते चले जाते हैं, गरीब गरीब होते चले जाते हैं, ऐसे में दोनों के बीच में मनमुटाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाया जाता है और निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है। पूंजीवाद की सभी संस्थाओं का हृदय किसे कहा जाता है? पूंजीवाद की जितनी भी संस्थाएं होती है उनका हृदय होता है लाभ, क्योंकि ये यहाँ पर जितने भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका प्रमुख उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ अर्जित करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए, और उसी से ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास होता है। प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कौन करता है? अगर हम प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादन की बात करते हैं तो ये केवल सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसको कहा जाता है केंद्रीय नियोजित सत्ता के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा। किस स्तर के बाद कुल उपयोगिता घटने लगती है? अगर हम बात करते हैं जैसे जैसे हम साधनों का प्रयोग करते जाते हैं उत्पादन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, एक समय के बाद स्थिर होती है फिर घटती चली जाती है, इस प्रकार से। अब पूछा है किस स्तर के बाद ये उत्पादन हमेशा जब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाएगा, यानी कि ये ऋणात्मक होगा शून्य के बाद, यानी कि ऋणात्मक होने पर जब हमारा सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होगा उसी के टाइम हमारा कुल उत्पादन भी घटता हुआ होगा। उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अधिकतमीकरण का बिंदु क्या होता है? मतलब एक उपभोक्ता अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्त करता है तो उसको बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन या उपभोक्ता साम्य की स्थिति। एक ऐसी स्थिति जहां उपभोक्ता व्यय से अधिक संतुष्टि की प्राप्ति कर रहा है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होगी? विलासिता की वस्तुएं मतलब लग्जरियस आइटम जो महंगे भी होते हैं, जो हर किसी लिए जरूरी भी नहीं है, तो ऐसे की लोच की मांग हमेशा अत्यधिक लोचदार होती है, क्योंकि इन वस्तुओं की मांग तभी बढ़ेगी जब इन वस्तुओं की कीमतों में कमी हो। ठीक है, जैसे एसी हो गया, जैसे कार है, या फिर रेफ्रिजरेटर है, या फिर एलसीडी टीवी है, क्योंकि इन वस्तुओं की कीमतें कम होने पर या फिर ऑफर निकलने के बाद ही लोग उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदते हैं। हस्तांतरण आय किस लागत को कहा जाता है? अवसर लागत को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अवसर लागत का मतलब किसी वस्तु की कमी से दूसरी वस्तु की मात्रा का बढ़ना, तो दूसरी वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए पहली वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ेगा, यानी कि हस्तांतरण इस मात्रा को उसमें हस्तांतरित किया जाता है, जिसको अवसर लागत या आर्थिक लागत या हस्तांतरण आय के नाम से की लागत के नाम से जानते हैं। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग किसके बराबर होता है? यानी कि कुल लागत होता है। तो इसका मतलब ये होता है कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कुल स्थिर लागत होता है। कीमत में थोड़ी सी गिरावट होने पर भी वस्तु की पूर्ति शून्य हो जाती है, तो इससे किसकी पूर्ति की लोच कहा जाता है? यानी कि वस्तु की कीमत में जरा सा परिवर्तन हुआ और पूर्ति बिल्कुल शून्य हो गई, तो इसको बोलते हैं पूर्ण लोचदार पूर्ति। क्या बोलते हैं? पूर्ण लोचदार पूर्ति के नाम से जानते हैं। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? उत्पादन की एक अतिरिक्त, जब भी अतिरिक्त वर्ड आएगा इसका मतलब होता है सीमांत। तो आगम की बात कर रहे हैं तो आगम पर जोड़ दिए तो क्या हो जाता है? सीमांत आगम, यानी कि एमआर, कि जितना पहले था उससे एक अतिरिक्त इकाई बेच दिया, उससे जो अतिरिक्त इकाई की प्राप्ति होगी वही हमारा सीमांत आगम होगा। एक फर्म साम्य की दशा में कौन सा लाभ प्राप्त करता है? एक फर्म हमेशा जब भी साम होगा संतुलन तो अधिकतम, क्योंकि एक फर्म उसी समय साम संतुलन हो सकता है जब उसके लाभ अधिकतम होता है और उसकी हानियां न्यूनतम होती हैं, तो इस स्थिति को अधिकतम लाभ की स्थिति के नाम से जाना जाता है। टमाटर का बाजार मुख्य रूप से किस प्रकार का बाजार? टमाटर एक ऐसी वस्तु है थोड़ी देर के रखे रहेंगे, अगर हो गया तो हो गया, नहीं वो खराब हो जाएंगी। इसका मतलब होता है टमाटर जो है अति अल्पकालीन बाजार है। क्यों? क्योंकि हम लंबे समय तक टमाटर को हम नहीं रख सकते, स्टोर करके रखा नहीं जा सकता है। बाजार मूल्य किसके चारों ओर घूमता है? बाजार मूल्य हमेशा सामान्य मूल्य मतलब ऐसा मूल्य जिसका निर्धारण वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है और दीर्घ अवधि में सामान्य मूल्य एक समान रहता है।
तो ये तो हुआ सामान्य मूल्य जो कि निर्धारित हुआ मांग और पूर्ति के द्वारा, और बाजार मूल्य अल्प अवधि में हमेशा सामान्य मूल्य के ऊपर नीचे ही चक्कर लगाता, कभी ज्यादा कभी कम, और ये बहुत ही अल्प अवधि में ये परिवर्तित होता रहता है बाजार मूल्य। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म को कौन सा लाभ प्राप्त होता है? चाहे दीर्घकाल हो चाहे अल्पकाल हो, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म को हमेशा सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत समान होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। एक फर्म अपनी मर्जी से वस्तु की कीमतों को ना घटा सकता है ना बढ़ा सकता है, ऐसे में वो अधिक मात्रा को बेच सकता है, अधिक मात्रा बेचने से उसको प्राप्त होगा सामान्य लाभ। कीमत निर्धारण में समय तत्व का महत्व किस अर्थशास्त्री ने बताया? प्रोफेसर मार्शल में, कि एक समय का निर्धारण कीमत का एक निश्चित समय इसमें होता है जहां पर उस वस्तु की मांग और कीमतें दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। समय में परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की कीमतों में भी परिवर्तन होता रहता है। असामान्य लाभ या हानि किस प्रतियोगिता में होती? असामान्य लाभ या असामान्य हानि केवल और केवल एकाधिकार की स्थिति में पाया जाता है, क्योंकि एकाधिकार अधिक लाभ कमाने के चक्कर में वस्तु की कीमतें ज्यादा कर देता है, इससे उसको हानि भी हो सकती है। व्यावहारिक जगत में किस प्रतियोगिता की स्थिति नहीं पाई जाती? इसे बाजार के तीन रूप कहा जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता। लेकिन जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है वास्तव में ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका प्रतिस्थापन या इसकी कीमत विभेद ना पाया जाता हो। ओके, कीमत सीमा के परिणाम स्वरूप कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? कोई एक, जब कीमत सीमा निर्धारित किया जाता है तब उत्पन्न होता है कालाबाजारी। कालाबाजारी का मतलब होता है, अगर मान लीजिए आप सरकार ने तय कर दिया कि गेहूं की किसी वस्तु की कीमत जो है अधिकतम कीमत 1200 रुपये हो सकती है, उससे ज़्यादा कीमत पर कोई नहीं बेच सकता, तो लोग क्या कर देंगे, उसको अपने गोदाम में जमा कर देंगे, और जब सप्लाई की कमी हो जाएगी धीरे धीरे वस्तु की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो इस स्थिति को कालाबाजारी का नाम दिया जाता है, कि सप्लाई को कम करके उसको एक जगह जमा कर देना, इसलिए ताकि वस्तु की कीमतें अपने आप बढ़ सके। वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? बेसिकली वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के द्वारा होता है। एक ऐसी बिंदु, एक ऐसा कीमत स्तर जहां पर मांग और पूर्ति दोनों ही आपस में बराबर हो, उसी बिंदु पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। और इसके लिए कुछ इस तरह से चित्र बना जाता है, ये है मांग और ये पूर्ति, जहां पर बराबर हो वहीं पर इसका निर्धारण होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है? अगर भारत में राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है। तृतीय क्षेत्र के बाद प्राथमिक क्षेत्र का है, और प्राथमिक क्षेत्र के बाद ही द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। अंतिम स्टॉक एवं प्रारंभिक स्टॉक में अंतर को क्या कहते हैं? अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक के अंतर, इनके दोनों में से एक दूसरे को घटा देंगे, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक करेंगे, उसको बोलते हैं स्टॉक में परिवर्तन। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस बात को सूचक होती है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो देश की आर्थिक वृद्धि को बताता है कि देश का वृद्धि हो रही है, देश का विकास हो रहा है। वर्ष में कौन सी वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाता है? किसी भी वर्ष किसी भी देश में अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्यों का योग करके ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो यहाँ पर होगा अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य का योग किया जाता है। मांग अधिक किससे जन्म देता है? मांग अधिक हमेशा स्फीतिक अंतराल को जन्म देता है। मांग अधिक का मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति की तुलना में अधिक होता है, और इस स्थिति में सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है और स्फीतिक अंतराल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अभावी मांग को संतुलित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या होता है? अभावी मांग को, अगर आपका अभावी मांग की स्थिति को दूर करना है तो जाहिर सी बात है मुद्रा पूर्ति को बढ़ाना होगा, और मुद्रा पूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा सिंपली अपने सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जा सकती है। सरकार जितनी ज़्यादा व्यय करेगी मुद्रा का पूर्ति उतनी ही ज़्यादा होगी अर्थव्यवस्था में। वैसे इसके अलावा बहुत सारे दूसरे रीजन में, लेकिन अगर पूछा सर्वोत्तम तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना होता है सरकार के बजट के थ्रू। बेरोजगारी का न्यून मांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
बेरोजगारी का न्यून मांग सिद्धांत, क्योंकि न्यून मांग से ही बेरोजगारी की उत्पन्न होती है, क्योंकि मांग नहीं है तो वस्तु का उत्पादन नहीं है, उत्पादन नहीं है तो बेरोजगारी बढ़ती है। इसके बारे में कहा था प्रोफेसर जेएम कीन्स ने, जिनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। प्रोफेसर कीन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत का क्या नाम है? उसका नाम है तरलता पसंदगी सिद्धांत। उन्होंने इसी तरह बताया था कि ब्याज का निर्धारण किस प्रकार से होता है। कृषकों को दीर्घकालीन ऋण देने वाली बैंक का नाम बताइए। गांव में, रूरल क्षेत्र में जो बैंक काम करती है उसको कहते हैं नाबार्ड के नाम से जानते हैं। उसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक केवल द्रव्य जुटाने वाली संस्था ही नहीं वरन ये द्रव्य के सृजनकर्ता भी है। किसने कहा कि एक बैंक, उसका काम केवल और केवल लोगों से पैसा जमा करना ही नहीं बल्कि उस पैसे से पैसा बनाना भी है। इसका मतलब साख सृजन करना। इस बात के कथन किसने दिया था? प्रोफेसर शेयर्स ने कहा था। कागजी मुद्रा निर्गमन का अधिकार किससे होता है? किसी भी देश में कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार उस देश की केंद्रीय बैंक को होता है। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत के लिए जितनी भी नोट है उन सभी नोटों का निर्गमन करती है। वहीं पर एक क्वेश्चन होता है कि सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? तो भारत में सिक्कों का जो निर्गमन है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अतिरिक्त बजट का अर्थ लिखिए। अतिरिक्त बजट, अधिक बजट बोलते हैं, बचत का बजट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बचत का बजट। ठीक है, मतलब एक ऐसा बजट जहां सरकार की प्राप्तियां, बजट व्यय से ज्यादा होती हैं, सरप्लस बजट के नाम से जाना जाता है। शिक्षा का व्यय कैसा व्यय माना जाता है? किसी भी देश में शिक्षा के ऊपर किया गया व्यय उस देश के विकासात्मक व्यय के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत देश के बजट को कौन पारित करता है? प्रतिवर्ष भारत में 1 फरवरी को, अभी जो 1 फरवरी हुआ था देश का बजट जो है, आम बजट इसको बोलते हैं, पारित हुआ था, ये देश की संसद के द्वारा पारित किया जाता है। वित्त मंत्रालय जो वित्त मंत्री होती हैं वो लोकसभा में बजट पेश करती हैं, फिर राज्यसभा में पेश होता है, फिर दोनों के द्वारा उस बजट को पारित किया जाता है, जिसके अंतर्गत पूरे देश के एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत सभी क्रियाकलापों का लेखा जोखा होता है। क्या करना है, कैसे करना है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ को जाएगा। सरकार द्वारा जुलाई 2017 से कौन सा नया कर लगाया गया? नया टैक्स सिस्टम। तो जुलाई 2017 से भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको नॉर्मली जीएसटी के नाम से जानता है, शुरू किया गया। सरकार बजट कितने वर्ष के लिए बनाती है? बजट हमेशा एक वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है, ध्यान में रखना है। नई व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत में नई व्यापार नीति की घोषणा 1991 की होते हैं। इसको बोलते हैं हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, 1991 के नाम से जानते हैं। भारतीय रुपए के अवमूल्यन से भारतीय का आयात कैसा हो जाता है? तो अगर मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं तो आयात कम हो जाएगी। कैसे? देखिए, मान लीजिए $1 बराबर कितना रुपए है? 80 रुपए है। अब मुद्रा का मूल्य अवमूल्यन कर दिया, मतलब कम कर दिया गया, इसका मतलब हमारे देश की वैल्यू अब कम हो गई। अब हमें $1 के बदले में 85 रुपये ज़्यादा पेमेंट। अब हमारे पास से पैसे ज़्यादा जाएंगे तो जाहिर सी बात हम अब इंपोर्ट कम करेंगे कि बाहर की चीज़ें हमारे लिए महंगी हो जाएंगी। पूंजी खाते से किस बात का ज्ञान होता है? पूंजी खाते से किसी भी देश की निवेश और ऋण के स्तर का ज्ञान होता है कि कितना निवेश लिया, कितना ऋण किया, यानी कि यहाँ पर दीर्घ अवधि सौदों का ज्ञान होता है। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है? जब एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त किया जाता है उस दर को विदेशी विनिमय दर के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, 1 वर्ड के आंसर आपको देना होता है, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। इन क्वेश्चन को तैयार कीजिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो वो पूछिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू मुझे भी फॉलो करके मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।